गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया। आज मैं राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण जो भाग है भारत छोड़ो आंदोलन, उस पर आपको चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण रहे हैं, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। क्रिप्स योजना के असफल हो जाने तथा क्रिप्स के द्वारा कांग्रेस को असफलता के लिए उत्तरदायी ठहराए गए परिणाम स्वरूप भारतीयों को अत्यंत निराशा हुई। इस योजना से यह स्पष्ट हो गया कि सांप्रदायिकता को आड़ बनाकर इंग्लैंड की सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेगी। अतः भारतीय जनता में असंतोष की भावना तीव्र होने लगी। महात्मा गांधी को भी यह विश्वास होने लगा कि उनकी सत्याग्रह की अहिंसात्मक नीति संभवतः भारत को अंग्रेजों से मुक्त न करा सकेगी। अतः गांधी जी, जो अब तक द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता दिए जाने के पक्ष में थे, अपने विचारों और नीतियों में परिवर्तन करने के लिए विवश हुए और उन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की। गांधी जी ने अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए अपने पत्र हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, अपितु भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ो। उन्होंने पुनः लिखा, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, यदि यह असंभव है तो उसे अराजकता के भंवर में छोड़ दो। गांधी जी का यह भी विचार था कि यदि भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो भारत को जापान से कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि जापान की दुश्मनी इंग्लैंड से है, न कि भारत से। अतः गांधी जी चाहते थे कि युद्ध काल में ही भारत को स्वाधीनता प्रदान कर दी जाए। भारतीयों में बढ़ते असंतोष का कारण मात्र क्रिप्स योजना की असफलता व जापान के भारत के आक्रमण का निरंतर बढ़ता हुआ संकट ही नहीं, वरन बर्मा और मलेशिया में से भागे भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध न होना, मूल्यों में असाधारण वृद्धि और पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का शासन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, सभी परंपराएं और छल कपट जो साधारणतया शासन के कार्यों को ढके रहते हैं, दूर कर दिए गए हैं और केवल नग्न शक्ति सत्ता का प्रतीक बन गई है। अतः गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 7 जून 1942 को महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा, मैंने बहुत प्रतीक्षा की कि विदेशी शासन को हटाने के लिए देश अहिंसात्मक शक्ति पैदा करे, परंतु अब मेरा विचार बदल गया। मैं सोचता हूँ कि अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, और प्रतीक्षा का अर्थ होगा विनाश की प्रतीक्षा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कुछ खतरों पर भी लोग अब गुलामी का विरोध करें। गांधी जी संभवतः क्रिप्स आयोग के असफल होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जन आक्रोश को उपयोग करना चाहते थे। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इस कार्य समिति में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस की अखिल भारतीय समिति की बैठक 7 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई। इसमें कुछ संशोधन के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव को 8 अगस्त को पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। यह भारत तथा मित्र देशों की सफलता के लिए आवश्यक है। इस शासन के जारी रहने से भारत का निरंतर पतन हो गया है और देश अपनी रक्षा के लिए कमजोर होता जा रहा है। फांसीवाद के विरुद्ध सफलता पुराने उद्देश्यों, नीतियों और उपायों से चिपके रहने से नहीं हो सकती है। भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों को आंका जा सकता है। स्वतंत्र भारत इस सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि यह और मित्र राष्ट्रों को आंका जा सकेगा और अपने साधनों से स्वतंत्रता के लिए फांसीवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद के आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा देगा। अतः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अत्यधिक जोरदार शब्दों में अंग्रेजों को भारत से हट
जाने की मांग दोहराती है और इसे मानने के लिए ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों से पुनः अपील करती है। इस मांग के स्वीकार न किए जाने पर समिति विवश होकर अत्यधिक व्यापक पैमाने पर गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की आज्ञा प्रदान करती है। यह भारतीयों से अपील करती है कि इस आंदोलन का आधार अहिंसा हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्गदर्शन करे। इस प्रकार गांधी जी ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह आंदोलन कांग्रेस का अंतिम प्रयास है, जिससे या तो भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी या वे मिट जाएंगे। गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व अपने उद्देश्यों और मांगों की सूचना पट द्वारा वायसराय को दे दी तथा स्वयं भी वायसराय से मिलने का प्रयास किया, किंतु इससे पहले कि गांधी जी वायसराय से मिलते 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया। सरकार ने इस समय गांधी जी, नेहरू जी, पट्टाभी, सीतारामैया, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर सैयद महमूद, जी.बी. पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल घोष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंदी बनाया था। कांग्रेस को भी गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस घटना से इस आंदोलन का स्टूडेंट्स प्रारंभ हो गया और उस आंदोलन ने अपना उग्र रूप प्रारंभ कर दिया। सरकार के इस कार्य की सूचना मिलने पर भारतीयों के सब्र का, जो बहुत दिनों से अपने आप को रुके हुए थे, बांध टूट गया और जनता ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। समस्त प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के अचानक गिरफ्तार किए जाने के कारण जनसाधारण वह गिरफ्तारी से बच गए। कांग्रेसी नेताओं के पास इस आंदोलन के लिए कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। जनता को केवल यह याद था कि महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का मंत्र दिया है। अतः संपूर्ण भारत में विद्रोह प्रारंभ हो गया तथा यह आंदोलन संगठित रूप से प्रारंभ हो गया, किंतु शीघ्र ही गिरफ्तारी से बच गए कांग्रेसी नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली ने आंदोलन को संचालित करने का सराहनीय प्रयत्न किया तथा एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें अहिंसा पर जोर देते हुए इस आंदोलन से संबंधित 12 सूत्रीय कार्यक्रम था। इसमें संपूर्ण देश में हड़ताल करने, सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने तथा लगान न देने के लिए कहा गया। सरकार ने इस पत्रिका को भी जब्त करने का प्रयास किया। सरकारी दमन के पश्चात भी संपूर्ण देश में जगह जगह हड़तालें हुई, प्रदर्शन किए गए, जुलूस निकाले गए, मजदूरों ने हड़ताल को सफल बनाने के विशेष प्रयत्न किए। 11 अगस्त 1942 को बम्बई में पुलिस ने जनता पर गोलियां चलाईं, जिसमें अनेक लोग मारे गए अथवा घायल हुए। अतः आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण करने लगा। जनता ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए सरकारी इमारतों, नगर निगमों के भवनों, डाकखानों व रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किए तथा आग लगाने के लिए प्रयत्न किए। जेलों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास के कुछ स्थानों पर अस्थायी सरकार की भी स्थापना की गई। सरकार ने आंदोलनकारियों पर और अधिक अत्याचार किए तो आंदोलनकारियों ने भी जगह जगह बमों का प्रयोग किया। सितंबर 1942 से फरवरी 1943 तक यह आंदोलन हिंसात्मक रूप में सारे भारत में चलता रहा, यद्यपि इसकी तीव्रता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक थी। समस्त अत्याचारों को सहन करते हुए यह आंदोलन चलता रहा। सरकार ने गांधी जी पर इस हिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व करने का, अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया, किंतु गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड लिथियो को पत्र लिखकर इस आरोप को निराधार बताया गया कि सरकार की दमन नीति ने जनसाधारण को हिंसा के रास्ते पर अग्रसर किया है। गांधी जी ने आंदोलन के हिंसात्मक होने का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से 10 फरवरी 1943 से 21 दिन का उपवास किया, जिसकी देश में तथा विदेश में
तीव्र प्रतिक्रिया हुई। मुस्लिम लीग के अतिरिक्त सभी दलों ने सरकार से गांधी जी की अस्वस्थता को देखते हुए उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया, किंतु सरकार ने इस ओर ध्यान न दिया। किंतु किसी प्रकार गांधी जी ने 21 दिन का उपवास सकुशल समाप्त किया। बाद में सरकार ने गांधी जी को मई 1944 में उनकी अस्वस्थता को देखते हुए छोड़ दिया, किंतु तब तक आंदोलन अति क्षीण हो चुका था तथा विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय दृष्टिगत हो रही थी। अतः गांधी जी ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को देखते हुए आंदोलन समाप्त करना ही उचित समझा। शीघ्र ही सभी कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दिया गया। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण व अरुणा आसफ अली ने विशेष भूमिकाएं निभाई। स्टूडेंट्स तथा विद्यार्थियों, किसानों और मजदूरों ने भी प्रशंसनीय कार्य करते हुए स्वतंत्रता के लिए सरकार का विरोध किया। अब इसकी असफलता के कारण मैं आपको बताऊंगी। भारत छोड़ो आंदोलन अपने प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने में असफल रहा। इसकी असफलता का प्रमुख कारण संगठन का अभाव था। कांग्रेस के प्रमुख नेता अचानक गिरफ्तार कर लिए गए, अतः वे जनता के समक्ष किसी निर्धारित कार्यक्रम को न रख सके। स्वयं गांधी जी को यह अपेक्षा नहीं थी कि उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी का विचार था कि सरकार उनसे बातचीत करेगी तथा यदि बातचीत असफल हो गई तब कुछ कार्रवाई की जाएगी, किंतु इस कार्रवाई की रूपरेखा किसी कांग्रेसी नेता को ज्ञात ही नहीं थी। पंडित नेहरू ने लिखा है कि यदि गांधी जी सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात करते, परंतु उन्होंने ये निश्चित रूप से नहीं बताया कि वह क्या करना चाहते थे। अतः स्पष्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम के विषय में स्वयं गांधी जी भी स्पष्ट नहीं थे, जबकि एक जन आंदोलन होने के कारण कार्यक्रम की एक स्पष्ट रूपरेखा नेताओं और जनसाधारण को ज्ञात होना आवश्यक थी। यही कारण था कि आंदोलन के प्रारंभ होने पर जयप्रकाश नारायण को अपनी बात रखने के लिए काफ़ी कोशिश करके अंग्रेज़ों से युद्ध करना पड़ा। जनसाधारण को यह ज्ञात भी नहीं था कि उन्हें आखिर करना क्या है। प्रमुख नेता जेलों में थे और शेष नेता भी एकमत नहीं थे, अतः जनता और नेताओं के मध्य समन्वय स्थापित न हो सका और आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। इस प्रकार बेटा ये आंदोलन अपनी हिंसात्मक रूप में आने के बाद में अपनी जो उग्रता था उसको कम करता गया। अब इसका महत्व मैं आपको बताऊंगी। यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन अपने प्राथमिक लक्ष्य को तत्काल प्राप्त न कर सका, किंतु इस आंदोलन को असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस आंदोलन का विशेष स्थान है, क्योंकि इसने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी और अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की प्रबल भावनाओं से अवगत कराया था। यह आंदोलन कुछ नेताओं के द्वारा किया हुआ आंदोलन न था, बल्कि सभी नेताओं के जेल में होने के बावजूद जनता द्वारा किया गया जन आंदोलन था, जिसने विदेशी सत्ता के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त किया और विदेशी सत्ता की भारत में जड़ों को हिला दिया। जनसाधारण में व्याप्त आक्रोश को देखकर साम्राज्यवादी समझ गए कि भारत को अधिक समय तक अपने साम्राज्य का अंग बनाए रखना संभव नहीं है। जनता की राष्ट्रवादी भावना को अधिक दिनों तक शक्ति से दबाए रखना अब अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। यह आंदोलन जनसाधारण में जागृति उत्पन्न करने में असाधारण रूप में सफल रहा। इसी कारण जयप्रकाश नारायण ने इसकी तुलना फ्रांस व रूस में हुई क्रांतियों से की है और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में असफल होने के पश्चात भी भारत छोड़ो आंदोलन भारत को एक नई राजनीतिक दिशा प्रदान करने में सफल रहा है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही।